नमस्कार दोस्तों। आज का टॉपिक है कंप्यूटर एल्गोरिथम। तो आज हम कंप्यूटर एल्गोरिथम के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि कंप्यूटर एल्गोरिथम होता क्या है। तो एक वेल डिफाइंड सीक्वेंस स्टेप ऑफ और सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स किसी भी काम को करने के लिए अगर हम सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स हम डिफाइन करते हैं, सो इसको आप एल्गोरिथम कहते हैं। जैसे हम किसी भी काम को करने के लिए, सपोज हम दो नंबर्स को ऐड करने के लिए अगर हम प्रोग्राम बनाते हैं, तो हमारे पहले हमें उन दो नंबर्स को इनपुट लेना होगा, फिर उन नंबर्स को ऐड करना होगा, जो भी रिजल्ट आएगा उसको डिस्प्ले करना होगा। तो ये तीन स्टेप्स हैं इसमें। सबसे पहले हम इनपुट दो नंबर इनपुट लेंगे, उसके बाद हम उनको ऐड करेंगे और उसके बाद जो रिजल्ट आएगा उसको हम डिस्प्ले करेंगे। सो ये तीन स्टेप्स का सीक्वेंस, पर्टिकुलर सीक्वेंस में अगर हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, सो इसको आप एल्गोरिथम कहेंगे। अगर मैं इसको प्रॉपर वे में डिफाइन करना चाहूँ, तो एल्गोरिथम इज अ सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स to perform a particular task or to accomplish a task, right? So this is computer algorithm. Now algorithm को हम अलग अलग वे में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे algorithm को रिप्रेजेंट करने के लिए कई सारे तरीके हो सकते हैं, बट इसके पहले हम देखेंगे कि algorithm की क्या क्या जो प्रॉपर्टीज होना चाहिए। एक, आप एल्गोरिथम जब भी डिजाइन करेंगे तो आपको क्या क्या उसमें ध्यान रखना है कि एल्गोरिथम के हम क्या क्या प्रॉपर्टीज होना चाहिए। तो आप जानते हैं कि सबसे पहले अगर हम कोई भी एल्गोरिथम डिजाइन करते हैं, तो उसको सबसे पहले होना चाहिए कि वो फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेटमेंट के साथ हो। उस तो फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स, सबसे पहला आप देखेंगे कि फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स होना चाहिए। फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स का मतलब, अगर आपकी एल्गोरिथम में इनफाइनाइट स्टेप्स हैं तो वो कभी पूरी नहीं होगी। तो ये एल्गोरिथम, ऐसी एल्गोरिथम डिजाइन करने का कोई मीनिंग नहीं है। सो फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स सबसे पहला उसकी रिक्वायरमेंट है, फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स होना चाहिए। सेकेंड थिंग आते हैं करेक्टनेस। जब भी आप कोई एल्गोरिथम डिजाइन करते हैं, तो आपको जो टास्क, आप जिस टास्क को परफॉर्म करने के लिए आप एल्गोरिथम डिजाइन कर रहे हैं, उस टास्क को वो करेक्टली परफॉर्म करना चाहिए। सो इसके लिए एक और प्रॉपर्टी है एल्गोरिथम की, ये है करेक्टनेस। उसके बाद अगर हम देखें कि इसमें इजी टू अंडरस्टैंड, इजी टू अंडरस्टैंड, ये तीसरी प्रॉपर्टी आपको होना चाहिए कि आपकी जो एल्गोरिथम आपने जो डिजाइन की है वो इजी टू अंडरस्टैंड हो, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स ना हो, राइट। देन जनरलेबिलिटी, जनरलाइज एल्गोरिथम होना चाहिए। जब भी आप कोई एल्गोरिथम डिजाइन कर रहे हैं, तो उसको ऐसा ना हो कि वो किसी पर्टिकुलर इनपुट के लिए ही काम करे, वो एक जनरल इनपुट के लिए काम करना चाहिए, मोर देन वन इनपुट के लिए भी काम करना चाहिए, एक फैमिली ऑफ इनपुट के लिए काम करना चाहिए। जैसे अगर मैं कोई एल्गोरिथम डिजाइन कर रहा हूं कि हम किसी नंबर का स्क्वायर फाइंड आउट करने के लिए, अगर हम नंबर के लिए एल्गोरिथम डिजाइन कर रहे हैं, तो ये किसी भी नंबर का स्क्वायर फाइंड आउट करना चाहिए। ऐसा ना हो कि वो केवल 1 से 10 तक के बीच के नंबर्स को ही स्क्वायर फाइंड आउट करने में जो हेल्पफुल हो, या केवल किसी पर्टिकुलर रेंज के नंबर्स के ही स्क्वायर उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ये जनरलाइज होना चाहिए। सो इस तरह से इसके साथ साथ एक और हम प्रॉपर्टी देख सकते हैं, स्केलेबिलिटी। जब भी हम कोई एल्गोरिथम डिजाइन करते हैं, तो एट दैट टाइम हम उसमें करंट रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम कोई एल्गोरिथम डिजाइन करते हैं। लेकिन फ्यूचर में हो सकता है कि हमें जितने नंबर ऑफ इनपुट्स के लिए हम अभी उसको डिजाइन कर रहे हैं, हो सकता है फ्यूचर में हमें उसको ज्यादा नंबर ऑफ इनपुट्स के लिए यूज करना पड़े। तो आपकी एल्गोरिथम इस तरह से डिजाइन होना चाहिए कि वो उसको भी अडेप्ट कर पाए, ज्यादा नंबर ऑफ इनपुट्स को भी इजीली हैंडल कर पाए।
सो इसके लिए स्केलेबिलिटी भी एक प्रॉपर्टी होती है दोस्तों। इसके साथ कई सारी प्रॉपर्टीज होती हैं एल्गोरिथम की, लेकिन ये कुछ प्रॉपर्टीज जो हैं जो इंपॉर्टेंट हैं, जो आपको पता होना चाहिए, वो मैंने आपको यहाँ बताई है। अब हम इसके बाद अब हम ये देखेंगे कि एल्गोरिथम को हम कितने तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो वो मैं इसको बताता हूं कि एल्गोरिथम को हम कितने तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इसके लिए दोस्तों आप एल्गोरिथम को जनरली 3 तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सबसे पहला मैं इसमें लिखे देता हूं वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग एल्गोरिथम, वेज ऑफ रिप्रेजेंटेशन। किसी पर्टिकुलर एल्गोरिथम को हम किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहला वे है, इसमें आप किसी भी एल्गोरिथम को जनरल लैंग्वेज स्टेटमेंट के फॉर्म में लिख सकते हैं। लैंग्वेज स्टेटमेंट के फॉर्म में आप लिख सकते हैं। इसका एक एग्जांपल मैं आपको बताऊंगा। जैसे कि अभी मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था कि अगर हम किसी 2 नंबर्स को ऐड करने के लिए हम कोई इस एल्गोरिथम डिफाइन करना चाहें, तो हम इसको जनरल लैंग्वेज में कैसे लिख सकते हैं। तो हम इसको लिख सकते हैं टेक 2 इनपुट नंबर्स एज इनपुट, देन ऐड दीज 2 नंबर्स एंड डिस्प्ले द रिजल्ट। सो ये एक हमने इस तरह से जनरल लैंग्वेज में हम इसका रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और ये किसी पर्टिकुलर लैंग्वेज में नहीं, आप किसी भी रीजनल लैंग्वेज में इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो दिस इज वन वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग एल्गोरिथम्स। दूसरा एल्गोरिथम जो कि जनरली हम ये जो मैंने आपको टाइप बताया, ये हम जनरली हम यूज नहीं करते हैं। हाँ, आजकल आप लोग चैट जीपीटी यूज कर रहे होंगे, आप सभी चैट जीपीटी यूज करते हैं। चैट जीपीटी में आप जनरल लैंग्वेज में भी कोई क्वेरी लिखते हैं तो उसमें वो आपको प्रॉपर रिजल्ट बना के देता है उसके अकॉर्डिंग। सो इस वजह से ये भी अब हम यूज कर सकते हैं। सेकेंड वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन होता है, इसको हम बोलते हैं फ्लो चार्ट। आप लोगों ने अगर आप पहले डेटा स्ट्रक्चर्स आप लोगों ने पढ़ा होगा, या बहुत सारे जो कंप्यूटर की कोई भी लैंग्वेज आपने सीखी होगी, तो उसमें आपने देखा होगा कि फ्लो चार्ट का आप यूज करते हैं। सो ये भी एक एल्गोरिथम को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है। इसको अगर हम देखें तो हम कैसे, अगर जो मैं सेम एग्जांपल लूंगा, इसमें अगर आप इसको रिप्रेजेंट करना चाहें 2 नंबर्स को ऐड करने के लिए, सो हम यहां पे हम लिख सकते हैं इनपुट A एंड B, देन इसके आगे हम लिखेंगे ऐड A एंड B, देन जनरली जो इनपुट और आउटपुट के लिए जो बॉक्स यूज किए जाते हैं फ्लो चार्ट में, वो ये यूज किए जाते हैं। तो डिस्प्ले सम, अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं सम इक्वल टू A प्लस B, सो ये प्रॉपर फॉर्म हो जाएगा कि हम किस तरह से फ्लो चार्ट्स को यूज करते हैं। सो ये भी एक तरीका है। तीसरा फॉर्म इसमें जो जनरली जो हम मोस्ट केसेस में हम यूज करते हैं, वो है स्यूडो कोड। जो तीसरा तरीका है दोस्तों, ये है स्यूडो कोड। हम जब भी जनरली इन मोस्ट केसेस हम ये थर्ड वे ही यूज करते हैं रिप्रेजेंट करने के लिए एल्गोरिथम्स को। सो इसके लिए इसका भी एग्जांपल अगर मैं कहूं, तो सबसे पहले मैं एक फंक्शन डिफाइन करूंगा, ऐड 2 नंबर्स, राइट। देन इसको मैं इस तरह से रिप्रेजेंट करूंगा कि हम इसको, आप देखने से ये लगेगा कि ये एक कोड लिखा हुआ है,
लेकिन ये किसी भी लैंग्वेज से रिलेटेड नहीं होता है, ये लैंग्वेज फ्री कोड होता है। इसको आप किसी भी पर्टिकुलर सिंटेक्स में आप नहीं लिखते हैं। जब आप सिंटेक्स में लिखते हैं तो वो लैंग्वेज वो प्रोग्राम बन जाता है। सो यहां पे हम लिखते हैं इनपुट ए कॉमा बी, हमने ये इनपुट लिए और उसके बाद सम हमने एक वेरिएबल लिया और उसमें हमने a प्लस बी को ऐड कर दी, ऐड करके उसमें स्टोर, देन हम इसमें लिख देते हैं प्रिंट सम। सो ये भी एक तरीका है किसी भी एल्गोरिथम को रिप्रेजेंट करने का। मोस्टली हम आपने देखा होगा कि आपने बुक्स में देखा होगा, आपने इंटरनेट पे देखा होगा, तो आप ये तरीका आपको ज्यादा यूज होगा, ये तरीका आपको कहीं भी मिलेगा। जब भी आप एल्गोरिथम की बात करते हैं तो इस तरह से कोई प्रोसेस उसमें लिखा होगा और ये तरीका आप मोस्टली यूज करते हैं। सो ये मैंने आपको बताया कि एल्गोरिथम्स को हम कैसे डिफरेंट वे में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एल्गोरिथम्स की क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं। अब इसके आगे हम देखेंगे कि एल्गोरिथम्स के एप्लीकेशंस क्या क्या हैं। एल्गोरिथम्स के एप्लीकेशंस के लिए अगर मैं आपसे बात करूं तो आप जानते हैं कि अगर हमें कुछ भी काम अब मशीन के थ्रू करना है, कोई भी अगर टास्क हमें मशीन कंप्यूटर से कराना है तो उसके लिए हमें एक प्रोग्राम लिखना होगा, और जब भी कोई प्रोग्राम लिखा गया है तो उसके पहले उसके लिए एल्गोरिथम जरूर लिखा गया होगा। आज आप कोई भी टास्क परफॉर्म करते हैं, आज आपने देखा होगा कि हम कितनी ऑटोमेटिक हम स्मार्ट डिवाइसेस यूज कर रहे हैं। स्मार्ट डिवाइसेस में भी हम अगर देखें तो लॉजिक चिप होती है, उसमें जो जैसे आप स्मार्ट एसी यूज करते हैं उसमें भी जो डिसीजन मेकिंग होती है वो लॉजिक चिप के थ्रू होती है। स्मार्ट वॉशिंग मशीन, फुली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन यूज करते हैं तो उसमें भी जो लॉजिक चिप होती है उसमें भी एक प्रोग्राम लगा होता है। तो इन प्रोग्राम्स के पहले आप एल्गोरिथम्स बनाते हैं, एल्गोरिथम्स से ही हम प्रोग्राम डेवलप करते हैं। सो आप देखें कि अगर मैं एप्लीकेशन ऑफ एल्गोरिथम्स की बात करूं तो हर फील्ड में इसका एक एप्लीकेशन अवेलेबल है, राइट। सो इसके लिए एल्गोरिथम्स के एप्लीकेशंस मैंने आपको बताया। अब हम देखते हैं कि एल्गोरिथम्स को डिजाइन करने के लिए हम क्या क्या मेथड्स और हम क्या क्या अप्रोचेस यूज कर सकते हैं। सो वो हम डिस्कस करेंगे। तो आज मैं आपको बताता हूं कि एल्गोरिथम डिजाइन करने के लिए अप्रोचेस कौन कौन से हम यूज करते हैं। तो सबसे पहला एल्गोरिथम डिजाइन अप्रोचेस, किन किन तरीके से हम एल्गोरिथम को डिजाइन कर सकते हैं ये हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम एक यूज करते हैं अप्रोच डिवाइड एंड कॉन्क्वेर, डिवाइड एंड कॉन्क्वेर अप्रोच, डिवाइड एंड कॉन्क्वेर अप्रोच। इन सारी अप्रोचेस को हम वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे इन डिटेल। पहले अभी फिलहाल के लिए आप केवल इसमें समझ लें कि कौन कौन सी अप्रोचेस हम यूज करते हैं। तो सबसे पहला आता है डिवाइड एंड कॉन्क्वर अप्रोच। इसमें सेकंड आता है इसमें ग्रीडी अप्रोच, या कहीं कहीं इसको ग्रीडी एल्गोरिथम्स के नाम से भी हम देखते हैं। थर्ड अप्रोच होता है डायनामिक प्रोग्रामिंग, डायनामिक प्रोग्रामिंग अप्रोच। फोर्थ अप्रोच हम जो यूज करते हैं ये है बैकट्रैकिंग। ये सारी अप्रोचेस हम अगले वीडियोस में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको अभी भी कोई इन अप्रोचेस के बारे में कोई क्वेश्चन हो तो आपके सारे डाउट्स या सारे क्वेश्चंस
आपके नेक्स्ट कुछ वीडियोस में सॉल्व हो जाएंगे। फिफ्थ अप्रोच जो हम यूज करते हैं वो है ब्रांच एंड बाउंड। ब्रांच एंड बाउंड तो ये जो कॉमनली यूज की जाती हैं ये अप्रोचेस हम यूज करते हैं। अलग अलग जो हमारी रिक्वायरमेंट्स हैं, हम किस टाइप की एल्गोरिथम डिजाइन कर रहे हैं, तो किसी पर्टिकुलर एल्गोरिथम के लिए क्या है, किसी पर्टिकुलर एप्लीकेशन के लिए कोई पर्टिकुलर अप्रोच हम यूज कर सकते हैं। ऐसा नहीं, इसमें ऐसे भी कई एल्गोरिथम्स हैं जो मोर देन वन अप्रोच के साथ डिजाइन की जा सकती हैं। ठीक है, तो अब आगे हम ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे और हम हर अप्रोच के कुछ एग्जांपल्स जो हैं, जो मोस्ट कॉमनली सारी यूनिवर्सिटीज के एग्जाम में पूछे जाते हैं, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो हम डिस्कस करेंगे और उनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी हम सॉल्व करेंगे। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप इसको लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें प्लीज। Thank you.